देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं या सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। साने है 9 मई की याद में पहला यौम सियाह अब हम बनाने जाएंगे और कौम सोग मनाएगी। ये वो धब्बा है जो तहरीक इंसाफ के सियासी करियर से उतर ही नहीं रहा। PTI उसको उस गुनाह की माफी मिलेगी इस गुनाह की या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। DGI SPR की जानिब से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। आइए पहले आपको DGI SPR का वो शॉर्ट सुनवा देते हैं। फौज के जो कौम की फौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे और जैसे आपने कहा इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने। जी, सवाल ये है कि अगर वो इंतशारी टोला तहरीक इंसाफ है तो क्या मुज़ाकरात की पहली कड़ी माफ़ी तलाफी है? अगर सियासी लोगों के लहजे नरम ना हुए तो नताइज क्या निकलेंगे? क्या फ़ौज और सियासी पार्टियां आमने सामने हो गई हैं? DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 मई करने और करवाने वालों को सज़ा ना मिली तो इस मुल्क में किसी की जानो माल की हिफाजत नहीं होगी। क्या कहा मजीद, आइए वो भी सुन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आई तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने यह भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब यह खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है। सवाल ये है कि अगर PTI लचक नहीं दिखाती तो क्या पूरी पार्टी तलवार की तेज धार का शिकार तो नहीं बन जाएगी? ISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ ने लचक दिखाई है या नहीं? क्योंकि इसके बाद एक सख्त रद्द अमल तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन ने भी दिया है। क्या कहा, ये सुनवाते हैं। समझ नहीं आ रही लोगों को कि वो तो आज की जो DGI SPR की जो स्पीच थी या जो प्रेजेंटेशन थी वो गमाजी करती थी एक मुंतशिर और तजादात से भरपूर जहन की, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ऑल आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एक्सेप्ट वन कि जी PTI जो है वो एक मतलब जो भी उसको कह लीजिए आप, वो एक सियासी जमात के नुमाइंदे उन्होंने भी जिस तरह की बात की है, जो साउंड कर रहे हैं वो हमारे सामने। हम कई दिनों से ये कह रहे थे कि सियासी जमातों का इत्तेहाद मुल्क को आगे ले जा सकता है, मगर मुल्क की तरक्की के लिए मजीद अहम हलकों में मुज़ाकरात की ज़रूरत है। दूसरी जानिब एक तरफ ये मामला है, दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का मामला है जिस पर हुकूमत को बड़ा धचका लगा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने खुसूसी नशिस्तों की तकसीम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सहरुकनी बेंच के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तनाह के हुक्म से एतराज़ बरता जाना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत के दौरान में अहम तरीन सवाल यही रहा है कि क्या किसी सियासी पार्टी को उसकी नुमाइंदा हैसियत से ज़्यादा नशिस्तें दी जा सकती है या नहीं। इन्हीं सब पर बात करेंगे। अच्छा, एक तो ये मामला, और तीसरी जानिब हम देखते हैं कि गंदम का मामला है जो अभी तक हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक शख्स, एक वो वजीर आजम जो कि केयर टेकर वजीर आजम थे, उन्होंने फैसले किए और उसकी गलती सारी कौम भुगत रही है, लेकिन उस पर भी मैना मानू की रट जारी है। तो ये जो मैना मानू की रट है और ये जो सारे इस वक्त क्लैशेस आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको कैसे देख रहे हैं? आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त जी पैनल में तज्जियाकार होंगे सारे, जो अपनी राय का इजहार करेंगे सारे मामले पर। सबसे पहले मेरे साथ मंसूर आजम काजी साहब हैं, मेरे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब होंगे, मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब होंगे और मेरे साथ फरीहा इदरीस साहिबा होंगी।
तो सबसे पहले मैं मंसूर आजम काजी और मुजाहिद बरेलवी साहब को खुशामदीद कहूंगी प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुजाहिद बरेलवी साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुजाहिद साहब, DGISPR के प्रेशर की बात कर लेते हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी मुजाहिद साहब, मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? जी 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 मुजाहिद साहब, DGISPR की प्रेशर आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में DGISPR का जो फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का या उनका मौक़िफ़ तो तहरीक इंसाफ के सिलसिले में हमेशा वाज़ेह ही रहा है। मेरे ख्याल है कि एक लिहाज से ये बिलवास्ता तौर पर हुकूमत और शरीफ हुकूमत को कहा गया है कि 1 साल बाद भी तसलसल से अगर निगरान कौमेंट को भी शामिल कर लें और इनके और 18 माह को भी शामिल कर लें, उससे पहले के वक्त को भी शामिल कर लें। मेरे ख्याल में उनको पैगाम दिया है कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या किया। मसलन ना अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए उन पर केसेस चले, ना मुकदमे चले, ना इन्होंने कोई कार्रवाई की, बल्कि दूसरी तौर पर तो वो एक लिहाज से तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट कर रहे हैं। असेंबली में साथ बैठ रहे हैं, उनका लीडर अपोजिशन बन गया, उनका लीडर हाउस बन गया, वो कमेटियों के चेयरमैन बनेंगे, वो तमाम मोतबर, और ये वो सब वो लोग हैं जो रूपोश थे, जो मुलव्विस थे, और उनसे इफ़ाम व तफ़हीम की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि हुकूमती हुकूमत कायम रहे। तो मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि मसलन फौज और क्या करेगी। उन्होंने कहा ना जी हम तो कमीशन नहीं बना सकते, फिर वो ये भी देख रहे हैं कि जुडिशरी में मुसलसल उन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन उस तरह उन्हें डिफेंड नहीं किया जा रहा इन अदारों को। तो ये मेरे ख्याल में DGISPR का जो पूरा बयानिया था तफसीली, वो तहरीक इंसाफ के बारे में तो है, वो तो कार्रवाई कर ही रहे थे, वो तो सब कुछ उन्होंने किया भी, अस्करी महाज पे भी, सहाफती महाज पे भी, और प्रैक्टिकली भी जो है मिलिट्री कोड मुकदमे चल रहे। लेकिन खुद शरीफ हुकूमत क्या कर रही है, अरे हुकूमत क्या, उन्होंने अपने किरदार अदा किया और एक थोड़ा सा वजाहती बयान जरूर आया है वज़ीर खजाना का, लेकिन मजमूई तौर पर मैं तो ये समझता हूँ एक ऑब्जर्वर की हैसियत से कि ये शरीफ हुकूमत को मैसेज गया है, उनसे कहा गया है कि आप इक़दाम उठाएं। जी अच्छा, ठीक हो गया। मंसूर आजम काजी साहब आपकी तरफ आऊंगी। मंसूर, आप कैसे देखते हैं? मेरा वन लाइनर पहले सवाल ये है कि फिर हम उसकी पॉइंट्स पे जाएंगे जी, इस प्रेशर को। अच्छा, थैंक यू वेरी मच रिदा, बहुत शुक्रिया। बरेलवी साहब का बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, 2 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने इस पूरे सिनेरियो के अंदर देखी हैं। आज DGISPR ने एक चार्जशीट वंस अगेन 9 मई के रिलेटेड शो की है कि जी दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, और उसका जो रिजल्ट निकला वो ये था। उसका ना अवाम ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो पिछले भी तमाम वाकयात हुए हैं उनको भी मेरिट के ऊपर इनको तमाम इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए और अदालतों को इसका फैसला भी देना चाहिए। वाई दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाई दिस टाइमिंग्स, ये मैं कनेक्ट करूंगा 1 साल पहले 9 मई से। 9 मई से लेकर आज तक जो भी हुकूमत वक्त या निगरान हुकूमत जो भी केसेस बनाए, जो कुछ उन्होंने अदालतों के अंदर केसेस शुरू करने की कोशिश की, स्टार्टिंग फ्रॉम द जिन्ना हाउस एंड एवरीथिंग, उसमें से कोई चीज अभी तक पब्लिकली लोगों ने उस चीज को बाय नहीं किया। और इनके बाय ना करने में एक बहुत बड़ी जो रीजन है वो ये है कि जो सबूत उनको प्रोवाइड करने थे ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर वो नहीं कर सके। दैट्स द रीजन कि आज दोबारा DGISPR को ये सब कुछ कहना पड़ा है, उनको ये बताना पड़ा है कि ये तमाम चार्जशीटें थी, ये इन लोगों ने किया था, यहां पर दोबारा अटैक किया था। और मैं बरेलवी साहब की बात को सेकंड करूंगा, आज उन्होंने ये मैसेज आज की हुकूमत को दिया है कि आपकी वजह से ये तमाम बयानिया जो तब बना था ये आज भी शायद उसी तरह है, और इसको अनडू, रीडू, इसको एलिमिनेट या इसको सरफेस से हटाने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट और आज की हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। मैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस नजरिए से देख रहा हूं जी। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट है, मैं ये भी जानना चाहूंगी मंसूर आपसे कि जो उन्होंने कहा और ये जो उन्होंने प्रूफ की बात की, सारी चीज़ें की, क्या वाकई मुजाहिद साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हुकूमत को भी जवाब गया है, ये आज मैसेज गया है, तो क्या वाकई आज की प्रेशर के बाद हम ये समझ सकते हैं कि सियासी जमातें जो हैं
जो हम एक वाइडर, थोड़ा सा इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में मेरे सवाल को समझिएगा, कि जो हम हमेशा से बात करते हैं कि सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई धचका आ रहा होता है एक पर्टिकुलर जमात को, तो क्या अब हम इसको ये भी देख सकते हैं कि जैसे मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को बड़ा सख्त मैसेज गया है, तो क्या वाकई ये एक ये जो है एक तरीके से सियासी जमातों का भी कोई मैसेज है, क्योंकि वो उन्होंने तो अभी तक कोई एक्शन लिया ही नहीं ना, कमीशन भी हुकूमत बनाने का काम था, हुकूमत ने भी नहीं कोई इनिशिएट लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज जो डीजी ISPR ने कहा, उन्होंने कहा कि सानिया 9 मई से मुतल्लिक सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क और उसकी फौज पर हमला कराया जाए, शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, बानी के घर को जलाया जाए, अवाम और फौज में नफरत पैदा की जाए, ये जो लोग करा रहे हैं और कर रहे हैं, इनको कैफरे करदार तक ना पहुंचाया जा सके, किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां निजाम इंसाफ पर सवाल होता है। रिदा ये है जिस इस पूरी सिनेरियो की जो डीजी ISPR ने कहा, पहले जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, एक उन्होंने चार्जशीट शो की कि ये सब कुछ हुआ और इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तमाम वाकयात अगर किसी भी और मुल्क के अंदर होते तो वहां का जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसके ऊपर आजकल हम लोग रोज देख रहे होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह प्रोसीडिंग चल रही होती है, उन्होंने कहा कि जी ये जो सवाल खड़ा होता है ये निजाम इंसाफ के ऊपर होता है। मेरे ख्याल में चार्जशीट के अलावा एक तमाम तर हुकूमत हो, अदालतें हो, सबको एक मैसेज जरूर कन्वे किया गया है कि ये सब कुछ सानियात हुए हैं, उसके ऊपर हुकूमत ने क्या किया है वो हम सबके सामने है, इसके ऊपर जुडिशरी क्या कर रही है वो हम सबके सामने है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि अगर ये किसी और मुल्क में हुआ होता तो सिर्फ सवाल जो खड़ा होता वो वहां के निजाम इंसाफ के ऊपर होता। जी सही। मुजाहिद साहब वापस आपकी तरफ आऊंगी। मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा मुजाहिद साहब, मेरा भी सवाल अगेन यही है कि जो ठीक है आपने कहा कि हुकूमत से भी, तो ये अब यानी कि क्या हुकूमत से जो एक्सपेक्टेशंस थी, यानी कि ये कह लिए जाएं अगर, तो हुकूमत भी अपने एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरती हुई नजर आती है? और क्या सियासी जमातें अगर वाइडर पर्सपेक्टिव में, वही वाला सवाल जो मैं मंसूर से भी करी थी, देखा जाए तो क्या वो अपनी लाइन पे खड़ी हो गई हैं एक तरफ सारी कि नहीं हमने किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करना, क्योंकि आगे उनको इस बात का अंदाजा है कि फिर उन्होंने भी भुगतना है? मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? चले हम कोशिश करते हैं कि दोबारा मुजाहिद साहब से कनेक्ट करें। मेरे ख्याल से मुजाहिद साहब को आवाज़ नहीं जा रही है, और मैं वापस मंसूर की तरफ ही आऊँगी। मंसूर, इसमें एक और भी बात है। अच्छा हम ये तो बात कर रहे हैं, एक तरफ ये डीजी ISPR की, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हुकूमत को ही एक और धचका भी मिला है, वो कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट का। आज भी आपने देखा जस्टिस अतहर मीन अल्लाह और चीफ जस्टिस के दरमियान जो इस वक्त मुकालमा हुआ है, और फिर कल जो ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मुतालिक जो फैसला दिया, वो दोबारा से अब इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक जो फैसला आया है और मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM PTI की तो चलें, जो नशिस्तों के साथ सुन्नी इत्तेहाद सो कॉल्ड के साथ जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन इसके फैसले के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI को लेकर 77 नशिस्तों पर भी मुतासर होने के इम्कान है। रिदा, पहले अर्लियर समझा ये जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद को ही लेकर या एक्स PTI को लेकर ये फैसला आ रहा है। इसके अंदर अब अगर हम मखसूस नशिस्तें देखें तो आपकी, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो आपके तो बहुत सारे वुज़रा इसमें बैठे हुए हैं, और जो कि चीफ मिनिस्टर के बड़े करीब हैं, जो रिजर्व सीट्स के ऊपर हैं, खवातीन हैं जो रिजर्व सीट्स के ऊपर हैं। आपकी पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो रिजर्व सीट्स के ऊपर हैं। सो ये अगर सुन्नी इत्तेहाद एक्स PTI के ऊपर इंपैक्ट होने जा रहा है इसका, तो इसका इंपैक्ट नून लीग के ऊपर भी होगा, इसका इंपैक्ट पीपल्स पार्टी पे भी होगा, MQM पे भी होगा और JUI के ऊपर भी होगा, और ये ओवरऑल
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 77 है ये मखसूस नशिस्तें जो कि मुतासर होने जी का जिन पे इम्कान है। जी, इसी वजह से 2/3 मेजोरिटी चली जा रही है ना जी। एग्जैक्टली और जब ये सिनेरियो अगर सामने होता है तो उसके बाद 2 + 2 = 4 इतनी ही इजी कैलकुलेशन है। जब हम देखेंगे कि अगर ये इस तरह का फैसला आ जाता है, चीजें आगे चल पड़ती हैं, तो ये वो जो सिस्टम की हम बात करते हैं कि सिस्टम क्यों इतना कमजोर है, वो हमें नजर आएगा कि सिस्टम कमजोर भी होगा और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह इस निजाम को साथ खिलवाड़ किया जाएगा जिस तरह लोग समझते हैं कि आज 1947 से लेकर आज तक जिस तरह किया गया, कभी उसके अंदर हम लोग ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार देखते हैं, कभी हम उसके अंदर जुडिशरी का किरदार देखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान और जमहूरियत कमजोर होती है। सही हो गया है। मैं वापस आती हूँ मुजाहिद साहब की तरफ। मुजाहिद साहब, आपको अब आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, मैं 2 दफा सवाल कर चुकी थी आपसे, गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। मुजाहिद साहब, मेरा सवाल आपसे पहले मेरे 2 सवाल हैं अब आपसे, क्योंकि हमने ब्रेक पे भी जाना है, एक साथ ही कर लेती हूँ। एक सवाल मेरा ये है कि इस सारे मामले में आपने कहा बिल्कुल कि हुकूमत को भी गिला होते हुए नजर आ रहा था, तो मेरा सवाल यही था कि हुकूमत यानी कि इस मामले में लग ये रहा है आज की प्रेशर से कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में नाकाम रही, या जो वादे हुए थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी, प्लस अगर वाइडर एस्पेक्ट में इसको देखा जाए पर्सपेक्टिव में, तो क्या सियासी जमातें एक तरफ नजर आ रही हैं कि उन्होंने अब ये समझ लिया है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ उस लेवल तक नहीं जाना कि जिस लेवल पर अगर गए तो वापस जब हम अपोजिशन में होंगे तो हमें भी इसी किस्म के कोई मामला देखने पड़ जाएंगे, तो क्या वो अब समझ गई हैं, सीख रही हैं इस बात से? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जो कल मखसूस नशिस्तों के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी आपस में अनबन चल रही है, उसको भी आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, एक तो बात वादे लगेगी कि आप मुकर्रम वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट आज दिया था, कल दिया था हनीफ अब्बासी को जवाब में, उसके बाद तो आपका ये इलेक्शन नैरल वाइड हो जाता है। यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है हनीफ अब्बासी से नहीं बल्कि हुकूमत से कि मैं फॉर्म 45 की पोल खोल दूंगा। तो इसका मतलब ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, या आज हमारे DGISPR भी बड़े आदाद शुमार में जा रहे थे कि 31% वोट इनको मिले हैं और ये हुआ है और ये हुए हैं मसलन, तो ये वादे हो गया कि इसमें काकर साहब तो सुल्तानी गवाह बन जाएंगे फॉर्म 47 से। जो वो कह रहे हैं कि जनाब हमें पता है हकीकत क्या है, आप लोग किस तरह जीते हैं, तो ये तो आपका अब किसी सबूती की जरूरत नहीं है। ये तो हम बहस हो रही थी कि वाकई मैंडेट चोरी हुआ है नहीं हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर जिसकी निगरानी में इलेक्शन होते हैं उससे ज्यादा बाखबर कौन होता है, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब भी होता है। और ये भी हो सकता है कि ये क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, उनके नॉमिनी थे, तो उन्होंने बहुत सारे जिसे मैं उसको बहुत ही गार्डेड इस्तेमाल करूंगा कि इस हुकूमत को पैगाम दे दिया कि हमें आपकी हकीकत पता है और हम भी अगर हमने वो पोल खोल दी तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। साथ ही ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे हमारे दोस्त कि आप जब 23 नशिस्तें आपकी कम हो जाएंगी तो आप 221 से वैसे ही आप 190 हो जाएंगे। फिर आपकी गवर्नमेंट वैसे भी खड़ी हुई है 71 वोटों पर पीपल्स पार्टी के। तो शरीफ हुकूमत तो उसका जो वजूद है वो तो वही पुराना गेम शुरू हो गया ना, जो MKM की जो बैसाखियां थी, जब चाहे वो अगर वो 17 अलग हो जाते हैं, मैंगल अलग हो जाते हैं, ये तो वहीं आ गए 2018 पे। यानी अगर पीपल्स पार्टी साथ दे तब भी इस हुकूमत को अपनी अक्सरियत बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा कि ये बड़े बड़े फैसले जो करना पड़ते हैं उसमें आपको आईनी तरामीम के लिए उसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, वो हासिल नहीं कर सकेंगे इसके जरिए वो। तो अभी इस हुकूमत को जुमा 4-6 हफ्ते नहीं हुए हैं कि इस पर जो है वो इसके मुस्तकबिल के ऊपर जो है वो तलवार लटकनी शुरू हो गई है। और जो लोग लाए थे और क्यों उन्हें पता है कि ये किस तरह आए गए और इन्हें ही पता है कि कौन लाए गए, इसलिए पहले ही से मजबूर मिस्कीन हुकूमत जिसका इदराक मियां नवाज शरीफ को हो गया था, उसके बारे में अब कहना बहुत मुश्किल है कि ये कंपनी कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। ठीक हो गया है। चले, मुझे यहाँ एक ब्रेक भी लेना है, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून।
जी नाजरीन, वेलकम बैक। और ये सारा मामला आज इंतहाई अहम एक तरफ है DGISPR की वो प्रेसर जो इन हालात में एक और कहर बन के टूट सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उसको दीवार से लगाया जा चुका है और उसके कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हो रहा। चाहे मखसूस नशस्तों का मामला हो, उस पर एक लड़ाई है, चाहे 8 फरवरी के इलेक्शन हो, उनके नताइज की ट्रांसपेरेंसी का मामला है, या फिर और दीगर मामला है जिनको वो समझते हैं कि उनके साथ जी ज्यादती हुई है या दीवार से लगाया गया, वही बातें जो दूसरी सियासी जमातें पहले कहती आई हैं। लेकिन अब ये जो 9 मई का मामला है, ये जो सानिया है, क्या ये वाकई एक ऐसा दाग है जो नाकाबिल फरामोश साबित होगा पाकिस्तान की सियासत में? क्या ये धुलने के काबिल नहीं है? क्या माफ़ी तलाफ़ी का जो मामला है उसका इनिशिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लेना पड़ेगा? ये बहुत सारे सवालात हैं। मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ दोबारा जाऊंगी और मेरे साथ मंसूर आज़म काजी, फरीहा इद्रीस और नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। मैं मंसूर साहब की तरफ भी जाऊंगी। और जहाँ तक हम ये बात कर रहे हैं, दूसरी हम ये भी बात कर रहे हैं आज कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाया है, इसके बाद भी अब सियासी मंजरनामे पर क्या बड़ा जो है वो बड़ी तब्दीली आ सकती है, रोनुमा हो सकती है, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो विड्रॉ हो गई हैं। जहां विड्रॉ हो गई है, 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म हो गई है और कानून साजी के लिए पार्लियामान में, कौमी असम्बली में आपको जो सीट्स चाहिए, जो मखसूस नशिस्तें चाहिए हैं, वो एक नंबर गेम है उसका पूरा। और अगर वो नंबर गेम टूट गया तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी? हुकूमत अपने आईनी और कानूनी मामलात को कैसे चलाएगी? मंसूर, आपकी तरफ आती हूँ वापस। मंसूर, कैसे फिर अब आईनी और कानूनी मामलात चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये आईनी और कानूनी बहरान नजर आ रहा है पैदा होने वाला। अच्छा रिदा, सबसे पहले बहरान तो मेरे ख्याल में काफी अरसे से आया हुआ है, बस उसकी दुआएं सारे कर रहा है, पूरा मुल्क कर रहा है कि ये किसी तरह किसी स्टेबलाइजेशन आ जाए यहाँ पर। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने इस चीज की कमिटमेंट बारहा मर्तबा की, इस मुल्क के साथ की, इस अवाम के साथ की कि जी हम लोग बैठ के बात करने को तैयार हैं। और इसके अंदर ऑब्वियसली एक चीज हमने देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सिचुएशन में आ गई कि जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इन पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी। लेकिन उसका रिजल्ट इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस किस हद तक, किस लेवल पर उनमें क्या हुआ, ये अब कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, वी ऑल नो दैट। लेकिन आज की सिचुएशन जो है वो आज की हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे होगी, बिकॉज अभी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद को रिजर्व सीट्स के ऊपर अभी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाना था। ये लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं, इनके लोग वजीर हैं, पंजाब के अंदर वजीर हैं, पूरे पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं और वो मैनेज कर रहे हैं। अगर आपके अंदर से 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो जाती है तो मुझे नहीं पता कि फिर ये कौन सी गिदड़ सिंगी चलाएंगे जिसके बाद ये वहां पर कानून साजी करेंगे, किस तरह करेंगे, किस लेवल पर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो निजाम चलाना है, आपने जो हुकूमतें चलानी है, आपने जो मिनिस्ट्री चलानी है, वो आप किस तरह चलाएंगे। क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में एक सेकंड के लिए जरा हम थोड़ी सी देर के लिए सुन्नी इत्तेहाद को बाहर करते हैं, क्योंकि वो तो सफर कर रहे हैं। मुझे सर ये बताइए कि ये जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, इनके पास अब क्या वे आउट होगा। सो अगर आज अपनी मुश्किल में, अपनी मजबूरी में आपको बैठकर बात करनी पड़ेगी, तो खुदारा आज भी वक्त है कि आप बात करें पाकिस्तान को लेकर। आप ये जातियात के ऊपर, अपनी एफिलिएशंस के ऊपर चीजें छोड़कर मुल्क के ऊपर बात करें और मुल्क के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करें। अगर आप नहीं करेंगे, जो हमने देखा है उसी तरह चीजें आगे चलेंगी। और रिदा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग सो कि इसका जो एंड रिजल्ट होगा, सबसे ज्यादा इस मुल्क सफर करेगा, इस मुल्क की आवाम सफर करेगी और हमारे ये सियासतदान सबसे ज्यादा सफर करेंगे। क्योंकि अगर सियासत नहीं होगी तो फिर आई डोंट नो इन लोगों का क्या होगा। सही, ठीक हो गया है। मैं फरिया इद्रीस साहबा की तरफ भी जाऊंगी। फरिया, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। फरिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फरिया, बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज का। 9 मई से एक रोज कबल आज DGISPR ने 9 मई के हवाले से बड़े सख्त अंदाज में एक प्रेसर की है। आपने, हमने सबने देखी है। आप इस प्रेसर को कैसे देखें, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ा अहम इवेंट आ रहा था। 9 मई के पूरा एक साल होने जा रहा था, बीच में इलेक्शन भी हुए, तो काफ़ी टाइम गुजरा, काफ़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। हमने ये भी देखा कि कुछ दिनों से एक सियासी जमात मुसलसल सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा भी शुरू किया हुआ था। 9 मई के हवाले से तज़हीका में पोस्ट बनी हुई थी, कोई उसको मजाक के पराये में बात कर रहा था, कोई उसके ऊपर जोक्स मारा था, या एक पूरा तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया के ऊपर था। आज मुझे दो बातें नजर आई हैं। एक तो ये कि बिल्कुल एंडोर्स कर दिया, री एंडोर्स कर दिया 9 मई की संजीदगी को। उसको ब्लैक डे कहा था उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने, राइटली तो जब भी आवाम को और उनकी प्रोटेक्टर्स को, डिफेंडर्स को, आर्मी को लड़वाने की कसम कोशिश की जाएंगी, उसको हिस्ट्री में आप ब्लैक डे के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। हमने ग्लोबली, जियोग्राफिकली दुनिया में देखा है जहाँ जहाँ ऐसे मामला हुए, उसके नतीजे कोई ज़्यादा अच्छे नहीं निकले। तो यही वजह थी, सीरियसली उसको टैकल किया था और मिलिट्री ने, जिसमें हमने बहुत सारे और मामला भी होते हुए देखे। तो आज तो री एंडोर्स कर दिया गया कि 9 मई इज अ सीरियस मैटर। आप इसके ऊपर मजाक और तूफानी बदतमीजी कर रहे हैं, बट इट्स अ सीरियस मैटर। नंबर 2, मुझे ये लगा है आज रिदा कि हम एक साल में जरा सा भी नहीं आगे बढ़ सके। आज मुझे लगा कि बहुत कुछ हुआ इस पूरे साल में। नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई, लोग छोड़ के चले गए, नए लोग आ गए, इस किस्म के बहुत सारे मामला हुए। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन और वी नेवर लेफ्ट स्क्वायर वन। हमें जो टेंशन है बाकायदा तौर पर एक पॉपुलर जमात पाकिस्तान की और पाकिस्तान का एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन, बड़े अरसे से हम ये टेंशन देख रहे हैं, वो आज हमें अपने हाइटेंड लेवल के ऊपर नजर आई है। उसके बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीटीआई की तरफ से, जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जिस तरह उसका रिबटल दिया गया, उससे ये मजीद तकवीत हुई कि मामला जो हैं वो वहीं के वहीं हैं जहाँ एक साल पहले थे। कम से कम तासुर ये बिल्ड हो गया है। अब इसकी वजह क्या है? वे डू वी गो फ्रॉम हियर? बहरहाल आपको एक सोल्यूशन की तरफ तो जाना है इस मामले की। बहुत ज़्यादा हाइटिंग टेंशन है, मगर मुझे ये लग रहा है कि दोनों साइड्स में जो है कुछ मामला जो हैं वो क्लैरिटी के साथ हैं। पीटीआई ने इसके अंदर ये लचक दिखाई ही नहीं है, जैसे आज उनको ऑफर भी हुई कि आप माफी तलाफी भी शुरू करें। मुझे लगता है कि पीटीआई के अंदर अभी तक उसकी सीरियसनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ मिलिट्री की तरफ से हमने एक फ्रस्ट्रेशन भी देखी है आज जुडिशल सिस्टम की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आई कि अभी तक क्यों उसका नतीजा नहीं निकला है। पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से शदीद सख्त स्टांस हमने देखा। आप देखिए उनके लिए जत्थे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, शरपसंदों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, उनको जिस तरीके से एड्रेस किया गया, इट टोल्ड अस क्लियरली कि कहाँ पे पीटीआई को देखते हैं वो एज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम देखते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब ये बात कही गई है कि भी आप माफी तलाफी से शुरू करेंगे, तो एक पॉइंट वी हैव कम वन स्टेप फॉरवर्ड। कम से कम ये जरूर नजर आया है कि शायद बातचीत शुरू हो जाएगी। दूसरी बात ये भी आपने देखा था, जब सवाल किया गया DGISPR से, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो काम ही नहीं है बातचीत करना, बातचीत जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही करें। और ये जो स्टेटमेंट आई है क्लोजली निटेड है उस पूरी, आप देखिए इन्विटेशन देती रही है PMLN मुसलसल पिछले 2 हफ्ते से कि हमसे बात करें, जबकि पीटीआई का कहना ये था कि हम मिलिट्री से बात करेंगे। फिर उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली की, उन्होंने कहा नहीं हम दोनों से बात करेंगे। आज मेरे ख्याल से ये बात भी वाज़ेह हुई है कि आप बातचीत करेंगे। 9 मई पे नो कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से आप बातचीत करें। ओके ओके ठीक है। मैं जरा नज़ीर लगाई साहब की तरफ भी जाती हूँ। नज़ीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया हुआ है। नज़ीर साहब, आप हम सब में सीनियर हैं और ऑफ कोर्स आपका एक वसी तर तजर्बा है, उसकी रोशनी में मैं जानना चाहूँगी। भी मुजाहिद साहब भी थोड़ी देर पहले चीज़ें बता रहे थे आज के हवाले से, जो वो समझते हैं वो हम सबसे अलग बिल्कुल हटके एक बात कर रहे थे। मैं चाहूँगी आप इसको कैसे देख रहे हैं इस प्रेशर को, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे। और आज बात यहाँ ये भी हुई प्रेशर में कि उनका हम पॉलिटिकल कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर पीटीआई की तरफ से कहा गया कि ये तो पूरी पॉलिटिकल प्रेशर थी। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं सर? पहली बात यह है कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि पीटीआई ने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल
स्पेस को मिनिमाइज किया है। फिर मैं अर्ज करता हूँ, शायद ये बात लोगों को समझ में ना आए, वो ये है कि पीटीआई ने अपनी पॉलिटिक्स के जरिए गैर सियासी जो अनासिर हैं या जो कुव्वतें हैं उनके स्पेस को बढ़ाया है और सियासी स्पेस को कम किया है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, हम गैर सियासी लोगों से बात करेंगे। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। ये देखें, आर्म फोर्सेस का या सिक्योरिटी इदारों का कोई काम नहीं होता है कि वो सियासी मामले हिस्सा ले। उन्होंने सियासत पर बात नहीं की है, उनने तो एक खास पर्टिकुलर वाक़े पर अपने कमेंट्स दिए हैं, जो एक वाक़या 1 साल पहले हुआ और जो गलत हुआ है, उस वाक़े से ये अपने आप को आराम से वो गुलू खलासी कर सकते थे कि जनाब इस वाक़े के हम जिम्मेदार नहीं हैं और हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं जिसने भी इस वाक़े को किया है। अगर इन्होंने ये खुद प्लान किया था तो बहुत बुरे तरीके से इसका प्लानिंग फेल हुई है और ये नहीं कर सके हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए स्पेस को कम किया है और इन्होंने पाकिस्तान के सियासी जमातों के लिए स्पेस को कम किया है और अब जो है पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपना सियासी स्पेस रीगेन करने के लिए एक बड़ी जिद्दोजहद के मराहल से गुजरना होगा। मेरे ख्याल में मार्शल की अथॉरिटीज ने भी कभी सियासी लोगों के लिए स्पेस इतना मिनिमाइज नहीं किया था जितना पीटीआई ने किया है। ठीक हो गया। चल, मैं आप तीनों से मजीद भी गुफ्तगू करूंगी, लेकिन एक मुझे यहाँ कमर्शियल ब्रेक लेना है शॉर्ट, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे DGISPR के प्रेस की। साथ ही मैं ज़रा क्विकली आपसे फरिया ये भी जानना चाहूँगी, कल इस पे भी थोड़ी सी बात कर दीजिए कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और फिर आज भी आपने देखा है कि वहाँ भी क्या हो रहा है, जिस तरह के आपस में क्रॉस मुकालमे रहे हैं, इस सब को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि ओवरऑल जो रिजर्व फीस का एक पूरा मामला चला है रिदा, वो बहुत ही परेशान कुन भी था जमहूरियत के हवाले से, और बहुत सारे मामला उसमें पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ज़्यादा आप समझें कि एक टेस्टिंग टाइम था। हम जानते हैं कि जो रिजर्व फीस है वो एक तनासुब के साथ होती हैं। पार्लियामान में उनको आप अर्न करते हैं, आप इलेक्ट होकर नहीं आते, लेकिन आप उनको अर्न करते हैं, आप उनको अपनी पॉपुलैरिटी के तनासुब से आपको ये शेयर मिलता है। लेकिन जो एक पूरा का पूरा मामला चला और वो उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स है, बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट है, लेकिन कानून तो एक ही है ना पाकिस्तान का। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि आपके तनासुब के हिसाब से आपको ये सीट मिलेंगी, वो हमने ना सिर्फ देखा कि नहीं हुआ, बल्कि हमने ये भी देखा कि उसके बाद वो सीटें रेवड़ियों की तरह बांट दी गई दीगर जमातों में, जो कि पॉपुलैरिटी में उस जमात की जिसका ये इस्तेकाब था कि उनको ये सीटें मिलती हैं उससे करीब भी नहीं थी। तो ये एक यकीनन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था फ्यूचर के लिए भी। और एक और जिसमें बहुत अहम मामला हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि हाई कोर्ट के फैसले को ओवर रूल किया गया, मगर हाई कोर्ट के जब फैसला आया था उस वक्त तक ज़िमनी इंतखाब नहीं हुए थे। ज़िमनी इंतखाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कॉन्टेस्ट किया, वो सीटें हारी, लेकिन एक सीट वो जीत गई। उस सीट जीतने के बाद जो एक सबसे बड़ा इतराज इलेक्शन कमीशन ने लगाया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन और अपनी कोई सीट जीती ही नहीं है, वो वाला ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो गया। तो जो कल का फैसला है, अब आगे भी हम देखेंगे कि उसके रिपरकशंस नजर आएंगे। हम जानते हैं कि कोई मामला हाइंडसाइट में नहीं इम्प्लीमेंट होता, लेकिन बहरहाल जो 2/3 मेजॉरिटी का एक क्वेश्चन पीटीआई ने उठाया है, उसमें मुख्तलिफ राय देते हैं कानूनदान, लेकिन वो मौजूद है। ठीक हो गया। नज़ीर लकाई साहब, आपसे भी सर यही सेम सवाल है, आप इसको कैसे देखते हैं इस मामले को? नहीं, मुझे प्लीज सवाल दोबारा जी सर, सवाल यही था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल मखसूस नशिस्तें जिस तरह से उड़ा दी हैं और हम सब देख रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहते हैं? जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जी नहीं, मेरे ख्याल में एक आइन के अंदर तो इंक्रोचमेंट किसी को भी नहीं करनी है, चाहे वो सियासी जमातें हों या वो सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट भी आइन की ताबीर तशरीह कर सकती है, लेकिन आइन को
ना वो मोल्ड कर सकती है, ना उसमें सेमीकोलन का, फुल स्टॉप का, ना कॉमे का इजाफा कर सकती है। जो आइन के अंदर दर्ज है उसी तरह ही हो सकेगा। या क्या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नाम की जमात है, क्या उसने बतौर जमात के अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा? नहीं लड़ा। और क्या उसने अपनी कोई फहरिस्त जमा करवाई थी? खवातीन अगर कामयाब हो गई तो फलां सूबे में ये होगी, फलां सूबे में ये होंगी, फलां सूबे में ये होंगी और कौमी असम्बली में ये होंगी, क्या ऐसी कोई लिस्ट दी थी कि नहीं दी थी? और उसके बाद जो है हम जो भी इलेक्शन कराते हैं, जो भी चीज होता है, एक आईनी प्रोसेस होता है। तो आईनी प्रोसेस की तशरीह जाकर कवानीन में होती है और उसके रूल्स बनते हैं। वो सब कुछ बना है। क्या नए रूल्स जो है वो बनाना अब सुप्रीम कोर्ट का काम होगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगी नए सिरे से ये रूल्स जो बनाए जाएंगे कि अगर एक जमात जो है किसी दूसरी जमात में चली जाए और वह जाकर कहे कि जी मैं उसका हिस्सा नहीं, वो जमात भी नहीं है, वो एक आजाद लोगों का एक ग्रुप बना, क्योंकि उन्होंने आजाद तौर पर इलेक्शन लड़ा। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई पर जो है पाबंदी नहीं लगाई गई थी। पीटीआई मौजूद थी, उसका इंतखाबी निशान मौजूद नहीं था। तो उसका जब इंतखाबी निशान मौजूद नहीं था तो जनाब एक काबिल एहतराम, इंतहाई काबिल एहतराम जज साहब ने कहा कि उससे ये छीन लिया गया। किसने छीना था ये? उसके साथ ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था कि इंतखाबी निशान नहीं दिया जाएगा। तो उससे आगे बढ़कर कुछ और भी काम कर लिया जाता, यह बताया जाता कि ये इलेक्शन लड़े तो क्या करें, तो नया इंतखाबी निशान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो वो नहीं दिया गया। इतना उसमें हुआ कि उनको इलेक्शन अफरा तफरी में लड़ने पड़े, तो वो जमात के तौर पर नहीं लड़ सके। उन्होंने मुख्तलिफ निशानों पर इलेक्शन लड़ा है। अब ठीक है, अगर आप उसको जमात मानते हैं तो फिर पीटीआई माने और वो ना माने, ठीक है ना। अब तो पीटीआई तो कलदम नहीं है, उस पर पाबंदी नहीं लगी है। ये सारे के सारे पीटीआई में शामिल हो जाते हैं ना कि जी हम आजाद उम्मीदवार थे, हम पीटीआई में शामिल हो गए थे, लिहाजा अब हमें पीटीआई समझा जाए। तो वो भी इन्होंने नहीं कहा नहीं हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। तो क्यों अपनी पीटीआई को छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों गए? वो उनकी अपनी एक संगीन सियासी गलती थी और उस जमात ने कोई अपनी सीटें जमा नहीं कराई थी। तो क्या अब पार्लियामेंट को नामुकम्मल रखा जाएगा? क्या कौमी असम्बली की वो निशस्तें किसी को भी नहीं दी जाएंगी? और क्या कौमी असम्बली की उन निशस्तों के बगैर ऐवान नामुकम्मल रहेगा? ऐवान नामुकम्मल हुआ तो क्या उसकी सारी कार्रवाई नामुकम्मल रहेगी? उसके अंदर जो कानून साजी होगी या आइन के अंदर तरामीम होंगे वो नामुकम्मल रहेंगी? फिर 2/3 मेजॉरिटी का मैयार कोई और कायम होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैं फिर अर्ज करता हूँ कि वो कानून की ताबीर व तशरीह कर सकती है, आइन की भी ताबीर व तशरीह कर सकती है, उसमें इजाफा नहीं कर सकती है, कमी नहीं कर सकती है। वो वही रहेगी जो कानून मौजूद है, वो वही रहेगा जो आइन मौजूद है, तो उसको उसी तरह रखा जाएगा। तो अब ये तो आगे रोशनी देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद ये रोशनी देनी चाहिए कि उन सीटों का क्या होगा, किसको मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, और क्या वो ये कहे कि जनाब इस पर कानून साजी की जाए, तो ऐसा रास्ता निकल सकता है। हालांकि ये नहीं है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट डिक्टेशन दे, उस पर कानून साजी करो, उस पर कानून साजी करो। कानून साज इदारा मुल्क में रियासत का सबसे बड़ा इदारा है, सबसे सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट को डिक्टेशन नहीं दी जा सकती है, पार्लियामेंट को किसी को डिक्टेशन देनी भी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट सिर्फ अपने तौर से वो करे। अब ये अगर बहरान आ गया है तो सिर्फ पार्लियामेंट को खुद निकलना चाहिए और पार्लियामेंट को ये हमें रियासत को और हमारी आवाम को और लोगों को, सब इदारों को मिलकर ये मौका मिलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या अपना पार्लियामेंट के आगे अगर ये सवाल है तो ऐसी सीटें जो किसी जमात की तरफ से ना हो और ऐसी सीटें जो इतनी बड़ी तादाद में कोई पार्टी क्लेम कर रही हो तो उसका क्या किया जाए। और वो एक पार्टी में शामिल हो गए तो वो क्या करे? तो जिस पार्टी ने अपने निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा है तो उस पार्टी को आप कैसे सीटें दे सकते हैं? तो सीटें तो किसी को नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा? फिर पार्लियामेंट नामुकम्मल रह जाएगी। पार्लियामेंट नामुकम्मल होगी तो फिर आप कहाँ से आगे चलेंगे? तो इस सारे अमल का तो कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब आपका, फरीहा इदरीस साहिबा आपका, और मंसूर आजम काजी साहब आपका, और पहले मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ थे। आप चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आपने मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की आज हमारी मिक्स एंड मिंगल आराय सुनी और उन्होंने इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर अपने अपनी बेहतरीन एनालिसिस की बुनियाद पर आज एनालाइज किया इस सारी सूरत हाल को जो इस वक्त मुल्क में बनी हुई है। आई एम श्योर इससे कुछ ना कुछ आपने भी आज बेहतर अंडरस्टैंडिंग ली होगी सारी सिचुएशन के ऊपर। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।